Good afternoon, dear students. How are you? I hope you are fine at home. Dear students, if we talk about English, there are two methods of learning English. One is direct method and second is indirect method. But it is a pity that mostly institutions and academics adopt direct method. It is absolutely wrong. It has been written in English in JBT books. If you learn English, if you learn English with direct method, it is absolutely wrong. The reason is that why mostly institutions and academies adopt direct method. The reason is clear that it requires less labor not only from student side but also from teacher side. That's why they adopt this method. But indirect method requires too much labor only once throughout the whole life, no time and again. So learn English with indirect method. It will take some time, but if you learn English, if you learn English with indirect method, it means you learn English as bright, as sunlight, as strong as stone. So dear students, we will learn English with indirect method. प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश आई थिंक इट इज चिपल बागड़ी एंड पंजाबी. इंग्लिश जो है वो बागड़ी और पंजाबी से भी ज्यादा आसान है, बशर्ते उसको एक बार आप अच्छे तरीके से सीख लें. दिक्कत यही आती है कि स्टूडेंट जो है वो एक बार पूरा नहीं सीखते और सही तरीके से नहीं सीखते हैं सफिशिएंट वोकैब के साथ. तो समस्या यहीं पर आती है. यही वजह है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्रैम ईच एंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाई इट डजंट क्रिएट इंटरेस्ट अमंग देम. दिस सब्जेक्ट डजंट क्रिएट इंटरेस्ट अमंग देम. तो विद्यार्थियों के अंदर इसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है. दैट्स व्हाई दे क्रैम ईच एंड एवरीथिंग. वो रट्टा लगाते हैं हर चीज में. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश सीखिए, इंटरेक्ट मेथड से सीखिए. तो फॉर ईच एंड एवरी क्लास कैन लर्न इंग्लिश by this method. Here I will make you learn English in this way, in this method. We will learn English step by step with indirect method. If you miss this class, if you attend this class regularly, then तो okay. If you miss this class even a single day, it can create problem to you. आपको समस्या हो सकती है अगर आप एक भी क्लास को मिस कर देंगे. तो अगर मैं यहाँ आपको जीरो से इंग्लिश सिखाई जाएगी, जीरो से लेकर लास्ट में इंग्लिश सिखाई जाएगी. आप यहाँ इंग्लिश सीखे हम कैसे इंग्लिश बनाते हैं. इट इज विद ट्रांसलेशन मेथड. ट्रांसलेशन मेथड. इस मेथड से आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, इंग्लिश लिख भी सकते हैं और इंग्लिश पढ़ा भी सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को. सबसे पहले हम कुछ बातें में जानना जरूरी है इंग्लिश के अंदर. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है. एज वी हैव कम टू नो अर्लियर, व्हाट इज सब्जेक्ट? अबाउट विच समथिंग इज स्पोकन. अबाउट विच समथिंग इज स्पोकन. जिसके बारे में कुछ बोला जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट. राम प्लेज क्रिकेट. हियर राम इज सब्जेक्ट. In the world, India is a developing country. In the world, India is a developing country. Here subject India. We are talking about India. इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है सारी, उसी को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे. राम प्लेज क्रिकेट. राम क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे राम स्टूडेंट है. इन द वर्ल्ड, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री. विश्व में भारत एक विकासशील देश है. तो यहाँ पे बात भारत के बारे में हो रही है तो भारत क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट के बारे में. ये डेफिनेशन है. दूसरा, हेल्पिंग वर्ब. सहायक क्रिया होती है. द वर्ब विच हेल्प्स in the formation
of a sentence is called helping verb. Is called helping verb, or you can say primary auxiliary. Primary auxiliary. The verb which helps in the formation of a sentence is called helping verb, or you can say primary auxiliary. जो क्रिया वाक्य को बनाने में सहायता करती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. हमारे पास is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है. ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है. तो इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. ये वाक्य को बनाने में सहायता करती है. ये सारी हेल्पिंग वर्ब है. सब्जेक्ट अभी जस्ट बताया आपको, ये हेल्पिंग वर्ब है. हम इंग्लिश सीख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश सीख रहे हैं. स्टार्टिंग से हम इंग्लिश इनडायरेक्ट मेथड से इंग्लिश सीख रहे हैं. ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश सीख रहे हैं, और ये स्टार्टिंग से हम इंग्लिश सीख रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन ईच एंड एवरी वर्ड. वर्ब क्या होती है? Verb is a word that denotes an action done by the subject. Or you can say it tells the state, condition, it tells the state condition of subject. Verb is a word that denotes an action done by the subject. Verb एक ऐसा शब्द है जो कार्य को दर्शाता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है. या फिर आप ऐसे कह लें, it tells the state condition of subject. यह सब्जेक्ट की अवस्था या हालत को दर्शाता है. आप ऐसे कह सकते हैं. दो डेफिनेशन है. Verb is a word that states something about subject, especially its state and condition. Verb is a word that states something about subject, especially its state and condition. तो यहाँ पर ये वर्ब है. वर्ब ऐसा शब्द है जो कार्य को दर्शाता है सब्जेक्ट के द्वारा किए गए, या फिर उसकी अवस्था या हालत को दर्शाता है. थर्ड नंबर पर वर्ब हो गया. चौथे पर आ गया ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग which has an effect of an action. The person or thing, वो व्यक्ति या वस्तु जो अपने ऊपर किसी कार्य का प्रभाव रखती है. वो पर्सन या जो व्यक्ति या वस्तु जो अपने ऊपर किसी कार्य का प्रभाव रखती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच मोहन. यहां पर आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, और मोहन ऑब्जेक्ट है. तो यहां पर जो पढ़ाने का जो प्रभाव वो मोहन पर पड़ रहा है,
तो मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। टीच वर्ब हो गई है, क्रिया हो गई है, स्टेट क्या है, आई की, पढ़ाने की है, तो टीच वर्ब हो गई है। और बात हम आई के बारे में करते तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो व्यक्ति या वस्तु जो अपने ऊपर स्टेट का प्रभाव रखता है, कार्य का प्रभाव रखता है, जो अपने ऊपर कार्य का प्रभाव रखता है उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। I am playing piano. Here I subject, am helping verb, object. Now we will do formation. Formation बनावट होता है. Dear students, whatever we speak in English, whatever we write in English, we have some words. We put in a sequence. We put in a proper order so that it may convey a meaningful sense. That's why we have formation of. Firstly, if we want to make simple sentence, we put subject firstly, helping verb, verb, object. Subject, helping verb, object. Negative, subject, helping verb, not, verb, object. Interrogative, subject, interrogative, helping verb, subject, verb, object, and question. Interrogative, helping verb, subject, not, verb, object. Question. One is WH family. WH family, what means क्या, जो, where, कहाँ, जहाँ, who, कौन, जो, जिसने, जिन्होंने. It was Gandhiji who got us freedom. जिन्होंने. Why, क्यों, where, whom, जिसे, how, कैसे, when, कब, जब. So when word starts with W and H, then it is called WH family. ये WH family है. जब आपको वाक्य के अंदर WH family का अर्थ मिले तो वाक्य कैसे बनेगा, तो वाक्य कैसे बनेगा WH family का वाक्य कैसे बनेगा. सबसे पहले WH family, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हें
क्यों पीटता है, में क्यों पीटता है, क्यों. इट इज WH फैमिली, वी मेक सेंटेंस पहले WH फैमिली. वाई. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. So I have proved this formula. First WH family, then helping verb, then subject, then verb, then object. So we use this formula to make WH family sentence. Dear students, we have 5 rules: simple sentence, negative sentence, intronegative, interrogative, and intronegative, and WH family. Dear students, you will learn these 5 rules carefully, orally. Don't forget these rules with sufficient vocab. Today we will learn use of be. Use of be. Be means is, am, are. Be means is, am, are. What I told you? Verb is a word that says something about subject, especially its state and condition. वर्ब एक ऐसा शब्द है जो स्टेट की दशावस्था, स्थिति को बताता है. यहाँ पर हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम बी का प्रयोग करेंगे. जो इसमें क्या, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट. और ये कहाँ यूज होता है, हो. सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, और आई के साथ एम लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये सिक्का खोटा है, ये सिक्का खोटा है हूं हो के केस में बी का प्रयोग करते हैं. इट मीन इजमार, इसका मतलब इजमार होता है. सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम. सब्जेक्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट. यह सिक्का खोटा है, दिस कॉइन. बी सिंगुलर है, दिस कॉइन इज बेस, दिस कॉइन इज बेस. यह सिक्का खोटा है. क्या मैं दुविधा में हूं, दुविधा में हूं. एम, आई के साथ एम का प्रयोग होगा. एम आई इन ए फिक्स, एम आई इन ए फिक्स. क्या वे पक्के निशानची हैं, क्या वे पक्के निशानची. डियर स्टूडेंट्स, इट इज प्लूरल एंड यूज आर दे पक्के निशानची, डेड शॉट. आर दे डेड शॉट. क्या वे पक्के निशानची है. क्या में बी बाहर आ जाएगा, क्या में जो है वो बी बाहर आ जाएगा, और फिर बी सब्जेक्ट जो बाद में बचता वो लगा देंगे. यह सिक्का खोटा है, दिस कॉइन इज बेस्ट. सिंपल. सब्जेक्ट बी प्लस. क्या मैं दुविधा में हूं, इसमें क्या में बी बाहर आ गया, आई के साथ एम, आई इन ए फिक्स. क्या वे पक्के निशान चाहिए, आर दे ए डेड शॉट, आर दे ए डेड शॉट. क्या वे पक्के निशान चाहिए.
क्या वह काना नहीं है? क्या वह काना नहीं है? इज ही नॉट वन आइड? इज ही नॉट वन आइड? क्या वह काना नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वोकैब आ रही है, वर्ड मीनिंग आ रहे हैं नए नए जो आप सीख रहे हैं। खोटा का बेस, दुविधा में इनफिक्स, पक्के निशान ची डेड शॉट, काने की इंग्लिश वन आइट। तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, वोकैब इज द सेकंड नेम ऑफ इंग्लिश। वोकैब जो है वो इंग्लिश का दूसरा नाम है। अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं सीखेंगे, यही वजह हो जाती है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखते हैं कोचिंग सेंटर पर, वो टेंस जरूर सीख लेते हैं, इसमें ये लगेगा उसमें वो लगेगा, लेकिन उनके पास वोकैब नहीं होती। जब उनके पास वोकैब नहीं होती तो फिर वो अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी बात कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते। इसलिए वोकैब जो है वो सेकंड नेम ऑफ इंग्लिश है। वोकैब का याद करना बहुत जरूरी है। वोकैब होगा तभी आप इंग्लिश लिखे। वोकैब का मीन्स वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग। अगर वोकैब आपके पास होगी तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तभी आप इंग्लिश लिख सकते हैं। तो इसलिए वोकैब का याद करना जरूरी है। आप ये मत समझिए कि ये तो मेरे सिलेबस में आता ही नहीं, खोटा, दुविधा में, पक्के निशान ची, ये मेरे सिलेबस में आएगा नहीं। आगे आगे जितने भी वर्ड मीनिंग आए वो मेरे सिलेबस में तो है नहीं, मैं तो अपने सिलेबस वाला करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ऐसा आप सोचेंगे फिर आप इंग्लिश बोल नहीं सकते और आप इंग्लिश लिख नहीं सकते और आप इंग्लिश पढ़ा नहीं सकते ऐसे। तो वोकैब कहीं भी मिलती है आपको, वर्ड मीनिंग कहीं मिलता है, उसको आप कैच कीजिए। वोकैब इज द सेकंड नेम ऑफ इंग्लिश। जिस तरह से मैच में कैच पकड़ी जाती है तो मैच जीता जाता है, इस तरह से इंग्लिश जीतने के लिए वोकैब बहुत जरूरी है। कीप लर्निंग वोकैब। Vocab is not only available in books and notebooks but also available everywhere. Wherever you go, words come before your eyes and it comes in our conscience what will be the meaning of these words. But we never try to search in dictionary. This is the biggest drawback among us, dear students. Again we go there, again we bow down the word and it comes in our conscience. But again we bow down the word. It is the total negligence that we show. ये पूरी की पूरी लापरवाही हम दिखलाते हैं वोकैब के प्रति। तो जहां भी आप जाएं, चाहे आप गांव में किसी दुकान पर खड़े हो, वहां इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, आपके पास कोई किताब है, किताब के फ्रंट में लिखा हुआ है, आप शहर में आए हो किसी दुकान पे खड़े, वहीं कुछ लिखा हुआ है, आपने जो टी शर्ट पहनी उस पर ही कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उसको आप गेन करें, उसको आप ऑब्जर्व करें उस वर्ड मीनिंग को। इसी से ही इंग्लिश बनेगी आपकी, जो है इसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो कीप लर्निंग वोकैब एवरीवेयर। Vocab is the second name of English and simultaneously both are important, language structure and vocab. If you learn this with a passion, you can speak English, you can learn English, you can make learn English. For today, this is sufficient. Thank you and have a nice day.